स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस सीडीआई सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक वर्ल्ड लेवल पे जो ग्रुपिंग काम कर रही है उसको, और उसका सिंबल और उसका आप ये कह सकते हो लोगो स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये लोगो डोनेट करता है नाटो को। नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली तो हमारे सिलेबस में इसका कोई मेंशन नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये बहुत हमें मदद करेगा हमारे क्वेश्चन आंसर में। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि अभी 1 साल हो गया उस वॉर को चलते हुए, जो वॉर चल रही है रूस और यूक्रेन में, जिसमें रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। और यूक्रेन को जो बैक किया जा रहा है, ये कह सकते हैं हम मिलिट्री इकोनॉमिक सपोर्ट जो दिया जा रहा है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जा रहा है। वो अभी हम देखेंगे कैसे दिया जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखें, अगर हम नाटो की हिस्ट्री को देखें, तो हमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद की पीरियड को देखें, 1945 के बाद के अगर हम पीरियड को देखें, टाइम को देखें, तो उसके बाद जो दुनिया थी, दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी थी। और वो 2 हिस्से क्या थे, 2 फिलॉसफी क्या थी? एक फिलॉसफी को बैक कर रहा था, पुश कर रहा था रशिया, आप इसको बोल सकते हो यूएसएसआर, जो जा रही थी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट की तरफ, और एक जा रही थी आप कह सकते हो यूएसए की तरफ। और यूएसए किस फिलॉसफी को बैक कर रहा था? वो कर रहा था कैपिटलिज्म को। तो 2 हिस्सों में उस टाइम डिवाइड हो चुकी थी दुनिया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, या आप कह सकते हो कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। और दोनों ही फिलॉसफी ये चाहते थे, आप ये कह सकते हो कि दोनों कंट्रीज ये चाहती थी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, मिलिट्री फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में। तो मिलिट्री फॉर्म में नाटो का जन्म होता है, और इसका जन्म 1949 को हो जाता है। उसकी बातें शुरू से चल जाती है, मतलब 1945 के बाद इसकी बातें शुरू हो जाती है, लेकिन 1949 में ओरिजिनली जो उसका मैंडेट है, उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या कहते हैं, ग्राउंड पे उतर जाता है। और इसको बनाया ही क्यों गया था? इसको कहीं ना कहीं इसलिए बनाया गया था कि जो यूरोप का रीजन है, मेनली कहाँ फोकस किया गया था? यूरोप रीजन पे। और यूरोप में कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप रीजन पे। ठीक है, इस रीजन में किसके होल्ड को, किसकी आप ये कह सकते हो कि किसके स्ट्रेंथ को आप ये कह सकते हो कि उन्होंने क्या करना था, कंट्रोल करना था? कैपिटलिज्म की जो फिलॉसफी है, यूएसए की जो फिलॉसफी है, किसको कंट्रोल करना था? यूएसएसआर को। और इसको ही लेके, इसी के रिलेशन में यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट को साइन किया था जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। तो इसका मतलब 2 पैक्ट, नाटो और वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट आ गया था हमारा 1955 में, 1955 में, और ये आ गया था 1949 में। तो इन दोनों का जन्म हो जाता है। तो नाटो के अंदर जो चीजें हैं, वो चीजें कैसे डेवलप होती है? नाटो ने एक चीज बोली थी, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, या बोल सकते हैं म्यूचुअल डिफेंस सिक्योरिटी। उसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि अगर गलती से भी यूएसएसआर ने किसी एक कंट्री पे अटैक किया, तो वो अटैक हर एक कंट्री पे माना जाएगा, और कलेक्टिवली हर कंट्री उस कंट्री के सपोर्ट में आएंगी। और ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ इतिहास में, हुआ था 2001 में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था यूएसए के अंदर। तो उसी टाइम सिर्फ एक बार इस आप ये कह सकते हो आर्टिकल 5, जो अनुच्छेद 5 नाटो का जो बात करता है कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी की, वो उसको सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया था। एक बात और करता है नाटो, नाटो के आर्टिकल जो 10 है, अनुच्छेद जो 10 है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ओपन डोर पॉलिसी, मतलब यूरोप की कोई भी कंट्री नाटो का मेंबर बन सकती है। और उसके बाद नाटो और क्या चीज बात करता है? नाटो एक चीज और क्या करता है कि नॉन नाटो अलाइज स्टेटस, एक वो ऐसा स्टेटस देता है जो नॉन नाटो कंट्रीज है, मतलब जो नाटो की मेंबर्स नहीं है उसके अंदर, जैसे कि आप कह सकते हो इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। इसको भी यूएसए अपना मिलिट्री, आप कह सकते हो क्लोज मिलिट्री पार्टनर, ये कह सकते हो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन वो नाटो के मेंबर नहीं है। तो नाटो में ये कुछ चीजें, ये बातें की जाती हैं। अब नाटो की हम बातें क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वॉर के दौरान जो वॉर चल रही थी, तो जून जुलाई का जो पिछले साल का महीना गया है, जून जुलाई, उसमें नाटो अपनी एक समिट करता है। कहाँ पे? स्पेन में। स्पेन में अपनी एक समिट करता है, राइट। और उसके अंदर कुछ बातें करता है। क्या बातें करता है? और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव पे भी बात करता है, क्लाइमेट पर्सपेक्टिव पे करता है, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव करता है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव पे क्या बोलता है कि जो सिंगल मोस्ट, जो सबसे कॉमन थ्रेट है पूरे नाटो रीजन के लिए, वो क्या है? वो है रशिया। सबसे बड़ी बात तो नाटो अपने इस स्टेटमेंट में, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये बोलता है, जो इसकी समिट यहाँ स्पेन में हुई थी। सेकंड क्या बोलता है कि यूक्रेन को, जो वॉर क्राइसिस का टाइम जो यूक्रेन पे चल रहा है, उसको हम बैक करेंगे, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।
मिलिट्री के फॉर्म में, इक्विपमेंट्स के फॉर्म में, इकोनॉमिक पैकेजेस उसको दिए जाएंगे। मतलब कि सिंपल सी बात यह है, यूक्रेन को बोल रहा है कि भैया तू लड़, तुझे सब कुछ प्रोवाइड होगा, लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, पर इनडायरेक्टली तुझे बैक कॉर्नर पे या बैक ऑफ द डोर सब कुछ प्रोवाइड होगा। और आप देख सकते हो कि यूक्रेन अब तक युद्ध उसके साथ लड़ रहा है, क्योंकि उसको नाटो की जो फोर्सेज है 30 कंट्रीज, मतलब नाटो जब बना था उस टाइम इसमें सिर्फ 12 कंट्रीज आती थी, बट अब बढ़ के 2020 तक ये 30 कंट्रीज होती है। मतलब कि 30 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं इस वॉर में, मतलब कि पूरा का पूरा नाटो ग्रुप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के बारे में भी अब इस ग्रुप ने बात की है, मतलब अपने इस डॉक्यूमेंट में रशिया का नाम लेते लेते इन्होंने चाइना का भी, रूस का, चीन का, इन दोनों कंट्रीज का जिक्र अपने इस डॉक्यूमेंट में किया है। मतलब नाटो रशिया की बात तो करता ही करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने अब किसकी बात की है, इसने बात करी है चीन की, मतलब कि चाइना की। चाइना के बारे में भी ये बात करता है, ठीक है। यूक्रेन को जो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। और बात कर रहा है ये और थ्रेट पे, ये तो सिर्फ ये है कि थोड़ा डॉक्यूमेंट को अब क्या पेजेस को थोड़ा भरना है इसने, और क्या उसमें बात करता है कि टेररिज्म पे हम काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पे, जो हाइब्रिड्स आप ये कह सकते हो थ्रेट है, मैरीटाइम सिक्योरिटीज है, उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। फलाना फलाना सब कुछ इसने बात कर रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक चीज क्या बोल रहा है कि नाटो एज ए ग्रुप अब क्या करने जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट करने जा रहा है, मतलब उसके लेवल को वर्ल्ड लेवल पे कम करने जा रहा है। और कितना कम करने जा रहा है, एटलीस्ट 45%। और कब तक, 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को नाटो में जो कंट्रीज आती है एज ए ग्रुप, ये 30 कंट्री मिलके क्या करेगी, 45% कम करेंगी। और इससे बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, और क्या दे रहा है, हाई स्टेटमेंट है कि 2050 तक इसको नेट जीरो कर दिया जाएगा। बट हमारे लिए इन स्टेटमेंट को छोड़ के हम ज्यादा फोकस जो हमारे इस सेशन का रहेगा, इस क्लास का रहेगा, इन 3 कंट्रीज की तरफ, ठीक है। ओके, अब नाटो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना ही क्यों, मतलब वार्सा पैक्ट जो 1955 मतलब 6 से 7 सालों के बाद जन्म ले लेता है नाटो के, वो इतना पावरफुल बन क्यों नहीं पाया। उसका कारण है क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, मतलब कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो अब सोशलिस्ट जो रिपब्लिक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म जो है, इसके अंदर 15 जो रिपब्लिक्स आते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है। उसके बाद वार्सा पैक्ट की भी जो उसमें जो कंट्रीज थी वो भी उसमें हट जाती हैं, और जो उसमें से कंट्रीज हटती हैं जैसे बल्गेरिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, ये सारी कंट्रीज मेंबर बन जाती है जाके नाटो की, मतलब नाटो को और स्ट्रेंथ मिल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। इसीलिए नाटो इतना स्ट्रांग बन जाता है। अब हमको जो क्या है कि कमेंट बॉक्स में कुछ हमने कमेंट्स पढ़े, उसमें बोल रहे हैं कि सर जापान का टॉपिक हमने क्यों किया, वो तो हमारे टॉपिक में मेंशन ही नहीं है, या अब हम नाटो को क्यों पढ़ रहे हैं, WTO को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्ट्रक्चर, उनका मैंडेट कहीं ना कहीं क्या वो इंडिया की पॉलिसीज के, इंडिया के इंटरेस्ट को, या इंडिया की जो कम्युनिटी है, डायस्पोरा है जो वहाँ रहती है उन कंट्रीज में, उसको इफेक्ट करता है या नहीं करता है। इसीलिए इन ग्रुपिक्स को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नाटो में ये सारी चीजें हो जाती है। अब अगर हम इसका रिलेशन, इसकी रेलिवेंसी देखें, नाटो वर्ल्ड लेवल पे एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है पूरे रीजन को। किसको, अभी तो जो वॉर चली हुई है रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अंडर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टेररिज्म पे बात करें, टेररिज्म में 2 रीजन्स में अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में और सीरिया में, यहाँ पे तालिबान को लेके जो इन्होंने फाइट करी है, चलो अभी तो विड्रॉल हो गया, उससे पहले जो उन्होंने 20-25 साल जो फाइट यहाँ पे करी है, उसके बाद IS को लेके इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक जो ये मिलिटेंट ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसको लेके भी सीरिया में उन्होंने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब वॉर एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाले हैं, ठीक है, टेररिज्म को लेके। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम नाटो के इनडायरेक्ट वे में इंडिया का इंटरेस्ट देखें, अगर हम इंडिया का इंटरेस्ट देखें या इंडिया का इंटरेस्ट कैसे, एक कमेंट सेक्शन में हमने एक चीज को भी रिव्यू किया, उसके अंदर ये हमसे पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ज्यादा हम कह सकते हैं नाटो ग्रुप, और नाटो ग्रुप में हम कह सकते हैं कि
ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है इंडिया पे कि इंडिया एज ए बिग ब्रदर या मीडिएटर का रोल प्ले करे इस वॉर में, और दोनों कंट्रीज को एक टेबल पे लेके आए, बातचीत वाले टेबल पे लेके आए कि डिस्कस करे कहीं ना कहीं एक मतलब सीज फायर तो हो वॉर की, मतलब बातचीत के लिए कोई ना कोई रास्ता तो खुले। तो उसमें यूएसए चाहता है कि इंडिया अपना रोल प्ले करे, बट यूएसए की तरफ से तो ये स्टैंड आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रशिया है, रशिया जो हमारा मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर है, मतलब 60 से 70% जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स है या जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कहाँ से आता है, रशिया से आता है। तो वो हमारा मेजर सप्लायर है। तो अब इंडिया के लिए एक चिंताजनक सिचुएशन बन चुकी है। उस चिंताजनक सिचुएशन में जो हमारा स्टैंड आता है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर हैं या हमारे जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने क्या स्टैंड लिया था यूएनओ में। यूएनओ में क्या स्टैंड लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टैंड पे देखें तो दो चीजों पे इंडिया ने बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेलिबरेटली एब्सेंटी शो किया, मतलब वहां पे जहां पे भी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जब भी यहाँ प्रस्ताव पास होता है, रेजोल्यूशन लेके आया गया रशिया के खिलाफ, जब भी बातचीत की गई कोई ऐसा एफर्ट, को इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाए या कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए, उसमें अपनी क्या है, गैर हाजिरी शो किया, मतलब वहां पे इंडिया ने अपनी इंडिया प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टैंड लिया। उसके बाद थोड़ा सा इंडिया ने और फर्म स्टैंड लिया, मतलब जो दृढ़ एक स्टैंड है उसमें क्या बोला, इंडिया ने क्या बोला कि हम वही काम करेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अब नेशनल इंटरेस्ट में दो चीजें डेवलप हुई पिछले 10 महीने या मोटा मोटा एक साल में। अगर देखें तो इंडिया ने 2 कदम क्या उठाए। अगर इंडिया ये बोलता है कि हमने नेशनल इंटरेस्ट पे काम किया, इवैक्यूएशन किया, मतलब जो लोग हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो मेडिकल डिग्रीज या मेडिकल कॉलेजेस में वहां पढ़ रहे थे, उनको सेफली वतन वापसी कराई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेप लिया। सेकंड क्या किया, रशिया ने फिर क्या शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया ऑयल का, मतलब एक ऐसे प्राइस पे जो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता था। तो इंडिया ने उसको भी जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया। तो मतलब क्या है, इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात करी है। और किसी भी फोरम में वर्चुअली अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे हायर डिग्निटरीज है वो क्या बात कर रहे हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अपनाया जाए, मतलब दोनों कंट्रीज अपने अस्तित्व को बना के रखें, या पीसफुल डायलॉग हो, पीसफुल डिस्कशन हो, या स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक टॉक हो। मतलब इंडिया कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जिसको अगर हम ध्यान से नोट करें वो इंक्लाइंड नहीं है। ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो रशिया की तरफ से आ रही है, इंडिया रशिया, अगर रशिया यूएस इंडिया पे प्रेशर बनाना है तो इंडिया स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। या यूएसए इंडिया पे प्रेशर बना रहा है, इंडिया तब कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उन स्टेटमेंट को देख के ऐसा हमें नहीं लगता है। तो इंडिया अब ट्रूली एक इंटरनेशनल या कह सकते हैं ग्लोबल लीडर की तरह उभर के आ रहा है। तो नाटो को तो सिर्फ हमने एज ए कॉन्टेस्ट देखना है। उस कॉन्टेस्ट में इसलिए देखना है क्योंकि रशिया और यूक्रेन पे वॉर थी, उस वॉर में नाटो ने अपना रोल प्ले किया। नाटो ने जो रोल प्ले किया, प्ले करते 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 बात इंडिया तक पहुंच चुकी थी, और हमने मेजरली इस क्लास में देखा कि इंडिया ने क्या स्टेप उठाया। सो इस क्लास में मेनली तो हमें नाटो के थ्रू इंडिया के कॉन्टेस्ट को और इंडिया के पर्सपेक्टिव को जानना था। सो दिस इज ऑल अबाउट नाटो, और वी कैन से इनडायरेक्टली जो इंडिया ने रोल प्ले कर रहा है या इंडिया ने जो रोल प्ले किया है अभी तक इस वॉर के अंदर, वो हमने अभी देखा। So this is all about today's class. Thank you so much.